हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 व 3 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्लास 11th के बच्चे हैं सभी लोग पेपर से पहले इन सभी वीडियो को अवश्य से पढ़ के जाएं, क्योंकि जितने भी पेपर से पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके 2 अंकों वाले या 3 अंकों वाले क्वेश्चन हो, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लगभग 10 से 15 इंपॉर्टेंट 2 अंकों वालों और 3 अंकों वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षण। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म को हम कहते हैं अनावृत बीजी पादप। क्या बोलते हैं इसको हम? अनावृत बीजी पादप। हो सकता है आपसे जिम्नोस्पर्म ना दे करके आपसे एग्जाम में क्या दे दे, आपके अनावृत बीजी पादप। क्या दे दे? अनावृत बीजी पादप। ठीक है, तो अनावृत बीजी पादप या जिम्नोस्पर्म वही है। नाम से स्पष्ट है कि अनावृत बीजी पादप यानी जो इनका बीज होता है इनके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? नग्न बीजी कहते हैं। ठीक है, नग्न बीजी पादप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीजों के चारों ओर क्या है? इनके बीजों के चारों ओर कोई भी कवरिंग जो है नहीं होती है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादपों के अगर आपसे लक्षण पूछता है एग्जाम में, चाहे वो आपसे 2 नंबर में पूछे या 3 नंबर में, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं ये प्रायः बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, एवं काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय का मतलब क्या होता है? इन पौधों से हमें ज्यादा मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है, यानी ये बूढ़ी पौधे होते हैं। साथ ही साथ ये बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि पेरेनियल होते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है कि ये पौधे जो है लंबे समय तक जीते हैं, इनकी जीवन अवधि जो है बहुत लंबी होती है। ठीक है, सबसे लंबा अनावृत बीजी पादप भी आप लोग पढ़े होंगे। सिकोया का जो प्लांट होता है वो सबसे बड़ा अनावृत बीजी पादप होता है। ठीक है, तो सिकोया का जो वृक्ष होता है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, लगभग 400 फीट के आसपास होती है। तो ये पौधे प्रायः बहुवर्षीय होते हैं और काष्ठीय होते हैं, मतलब लकड़ी नुमा होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में लकड़ी जो है मिलती है। दूसरी विशेषता या दूसरा लक्षण आप क्या लिखेंगे? जो मुख्य पौधा होता है यानी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है, बीजाणुविद होता है। ठीक है, बीजाणुविद का मतलब क्या है? स्पोरोफाइटिक। जो मुख्य पौधे का शरीर है वो कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक होता है, यानी कि बीजाणुविद होता है। इसके बाद आप देखेंगे इनका जो प्लांट होता है वो जड़, तना तथा पत्तियों में स्पष्ट रूप से विभेदित रहता है। मतलब जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें हम स्पष्ट रूप से पत्ती, तने और जड़ को अलग अलग से पहचान सकते हैं, अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप शैवाल और ब्रायोफाइटा में क्या देखते हैं कि इनमें हम स्पष्ट रूप से तना, पत्ती व जड़ को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी जो है थैलस रूपी होती है। तो जिनकी बॉडी थैलस रूपी होती है उनको हम तना, जड़ व पत्ती में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अनावृत बीजी की अगर हम बात करें तो इसका पौधा स्पोरोफाइटिक होता है और इसमें हम स्पष्ट रूप से जड़, तने व पत्ती को पहचान सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? ये प्रायः मरुद्भिद होते हैं। ठीक है, मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। मरुद्भिद का मतलब क्या होता है? जहां पे पानी की कमी होती है, तो कम पानी वाले स्थानों पे भी ये पौधे पाए जाते हैं। अनावृत बीजी पादपों की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है। जैसे सिकोया का प्लांट आप देख लें, इसके अलावा आप लोग एकेसिया का प्लांट देख लीजिए जिसको आप लोग बबूल बोलते हैं। इसके अलावा और कई सारे प्लांट हैं। सारे के सारे जितने भी अनावृत बीजी पौधे होते हैं, जैसे नागफनी हो गया, ठीक है, तो सारे के सारे जो अनावृत बीजी पादप होते हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलता है? इनमें आपको देखने को मिलेगा कि ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, यानी कम पानी वाले जगह में पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि लगभग सभी पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? जिम्नोस्पर्म का, यानी कि अनावृत बीजी पादप का। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? एक ऐसी क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी द्विबीजपत्री पौधे के तने व जड़ की मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो अनावृत बीजी पादप होते हैं उनकी तने वगैरह जो है अत्यधिक मोटी होती है। तो मोटी क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है पाई जाती है। एक आखिरी आप लोग तैयार कर लेंगे, ये प्रायः शाखित एवं मूसला होती है। ठीक है, जड़ों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो जड़ें होती है, रूट होती है, वो प्रायः शाखित होती है। रूट में शाखाएं निकली होगी। ठीक है, रूट जैसे मान लीजिए एक मेन रूट हो गया, अब इस मेन रूट से इस प्रकार से कई सारी शाखाएं निकली होगी। ठीक है, फिर इन शाखाओं से भी शाखाएं निकली होगी इस प्रकार से पतली पतली। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जड़ें जो होती है शाखित होती है, साथ ही साथ मूसला होती है। मूसला जड़ मतलब ऐसी जड़ें जो है ज्यादा गहराई तक जाती है, तो इनकी जड़ें मोटी होती है, ज्यादा गहराई तक जाती है, इसीलिए इनकी जड़ें मूसला जड़ होती है। तो ये 4-5 इंपोर्टेंट फीचर्स या इंपोर्टेंट लक्षण है जिम्नोस्पर्म के, जिनको आपको तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इंपोर्टेंट है वो है टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषता। या आपसे लक्षण पूछे या विशेषता पूछे, बात वही है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में विशेषता की जगह में लक्षण आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, लिखना आपको वही है। टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषताएं आपको देख लीजिए कौन कौन सी है। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रथम संवहनी पादप होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे पौधे बने जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम व फ्लोएम जो है उपस्थित थे। तो पहली विशेषता तो आप लोग यही लिख सकते हैं कि इनके अंदर जाइलम व फ्लोएम जो होते हैं यानी कि संवहनी ऊतक जो होते हैं, ठीक है, इनमें संवहनी ऊतक यानी कि जाइलम व फ्लोएम संवहन करने वाले, संवहनी का मतलब क्या है, संवहन करने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जो ऊतक होते हैं वो संवहन ऊतक कहलाते हैं। तो इनमें संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम जो है पाए जाते हैं, और ये पहले ऐसे पौधे थे जिनके अंदर जाइलम व फ्लोएम जो है पाए गए, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें हम प्रथम संवहनी पादप भी कहते हैं टेरिडोफाइटा को। देखिए ये नम एवं छायादार स्थानों पे उगते हैं, ठीक है, ऐसे स्थानों पे जहां पर्याप्त मात्रा में छाया उपस्थित होती है वहां पे ये पौधे जो है उगते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इनमें पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनमें ना तो पुष्प बनते हैं, ना तो फल बनते हैं, और ना ही इनके अंदर बीजों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि टेरिडोफाइटा में भी बीजों का निर्माण नहीं हो रहा है, और इनमें ना तो पुष्प बनेंगे और ना ही इनमें फल का निर्माण होगा। एक और विशेषता आप लोग देख लीजिए, इनका जो मुख्य पादप होता है, ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक मतलब बीजाणुविद होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो बीजाणुविद होती है, यानी बीजाणुविद के रूप में अपनी प्रवस्था को पूरा करती है। इसमें आप देखेंगे जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट रूप से जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा ही पहले ऐसे पादप थे जिनमें हम स्पष्ट रूप से तना, जड़, पत्ती को देख सकते थे। इसके पहले के जो ब्रायोफाइटा और शैवाल हैं इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस रूपी होती है, जो कि स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होती है। तो ये 4 इंपोर्टेंट विशेषताएं या 4 इंपोर्टेंट लक्षण हैं टेरिडोफाइटा के, जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे शैवालों की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। शैवालों की अगर हम बात करते हैं तो शैवाल क्या होते हैं, एक प्रकार के समुद्री खरपतवार होते हैं, ठीक है। शैवालों का अध्ययन आपसे पूछा जाता है क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये प्रायः स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, ठीक है, यानी ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में यानी कि समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। तो समुद्र का जल कैसा होता है, लवणीय होता है, तो ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, वह लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि शैवालों में आप देखेंगे संवहन ऊतक जो होते हैं ये नहीं पाए जाते, अर्थात जाइलम व फ्लोएम जो होते हैं ये पूरी तरह से क्या होता है, इनका अभाव होता है, ठीक है। तो संवहन ऊतक शैवालों के अंदर जो है अनुपस्थित होता है, शैवालों के अंदर जाइलम व फ्लोएम किसी प्रकार से नहीं पाए जाते हैं। तो आपसे चाहे शैवालों की विशेषता पूछे या ब्रायोफाइट की, दोनों की विशेषता में आप लिख सकते हैं कि इनके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। फिर शैवालों की अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो शैवालों की जो सेल वॉल होती है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथी विशेषता क्या है कि शैवालों की जो संरचना होती है ये थैलस रूपी होती है। संरचना कैसी होती है, थैलस रूपी होती है, अर्थात इसमें हम आप अगर देखना चाहें कि जड़, तना और पत्ती को स्पष्ट रूप से आप देख लें तो ऐसा संभव नहीं है। जड़ें जो होती है या पत्ती हो गई या तने हो गए, इनको स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी शैवालों की संरचना अगर थैलस रूपी है इसका मतलब यह है कि हम स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती को नहीं देख सकते, उसमें स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती हमको दिखाई नहीं देगा। सेम इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा की विशेषता आप लोग लिख सकते हैं। 2 विशेषताएं कॉमन आप लोग लिखेंगे, ठीक है। संवहन ऊतक ब्रायोफाइटा के अंदर भी नहीं होते हैं जैसे कि शैवालों में नहीं होते हैं, उसी प्रकार शैवालों की संरचना जैसे थैलस रूपी होती है, सेम यही चीज आप ब्रायोफाइटा की अगर विशेषता आएगी तो आप लोग लिख सकते हैं एक विशेषता कि ब्रायोफाइटा की संरचना भी कैसी होती है, थैलस रूपी होती है, जो कि जड़, तना व पत्ती में विभक्त नहीं होती है। तो ये चारों इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिनको आपको तैयार कर लेना है। शैवालों की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण आपसे बनना चाहिए, ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इसी को आपको अंतर के रूप में पूछ दे, आपको शैवाल और कवक में अंतर लिखने के लिए पूछ दे, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे।
इसके बाद हम देखेंगे ब्रायोफाइटा की प्रमुख विशेषताएं। तो ब्रायोफाइटा में आप देखेंगे ये सामान्यतः नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। सेम जैसे हमारे शैवाल उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों में, उसी प्रकार से नम एवं छायादार स्थानों पर ब्रायोफाइटा भी उगते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है कि इनमें भी संवहन ऊतक क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। जाइलम व फ्लोएम जो होते हैं इनमें भी अनुपस्थित होते हैं। तो दो चीजें तो कॉमन हो गई, ठीक है। ब्रायोफाइटा और शैवाल की दो तीन विशेषताएं तो कॉमन हो गई। जैसे आपने शैवालों में देखा कि शैवाल भी नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, तो ब्रायोफाइटा भी नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। फिर आपने देखा कि शैवाल जो होते हैं इनमें जाइलम व फ्लोएम का अभाव होता है, तो इनमें भी आप देख सकते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर भी जाइलम व फ्लोएम क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे इन्हें हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इन्हें हम पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि ये जो पादप होते हैं ये मृदा में रहते हैं, लेकिन अपने लैंगिक जनन करने के लिए, ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जल पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इन्हें भैया पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी पर, मृदा पर तो रहते ही हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये जल और थल दोनों जगह जो है रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है इनके जीवन के लिए, इसलिए इनको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक आखिरी है कि प्रभावी अवस्था, यानी या जो मुख्य अवस्था होती है, जो मेन पौधे की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो गैमेटोफाइट्स होती है, ठीक है। गैमेटोफाइट्स होती है। गैमेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है, युग्मकोद्भिद, ठीक है। युग्मक का पहले निर्माण होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसमें से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। इसी को बोलते हैं युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट। तो ये चीज आप शैवालों के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि शैवालों की संरचना जो होती है, शैवालों की जो मुख्य बॉडी होती है वो भी कैसी होती है, युग्मकोद्भिद होती है, यानी कि गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। तो ये चीज आप शैवालों के अंदर भी लिख सकते हैं, सेम चीज, ठीक है। ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट भी शैवालों के लिए सेम है, ये पॉइंट भी शैवालों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो तीनों की तीनों विशेषताएं जो शैवालों की है वो यहाँ पे सेम टू सेम ब्रायोफाइटा की विशेषताएं हैं। बस एक चीज यहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो गई है कि इन्हें हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मिट्टी में भी रहते हैं और लैंगिक जनन के लिए जल पर भी निर्भर करते हैं। तो चारों विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट रूप से कोई ना कोई यहाँ पे जितने भी प्लांट किंगडम के जितने भी वर्ग आते हैं, चाहे वो आपका शैवाल हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, आवृत्तबीजी हो, अनावृत्तबीजी हो, पांचों की विशेषताएं आपसे बननी चाहिए। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे आवृत्तबीजी पादपों के प्रमुख लक्षण। तो जितने भी आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, आवृत्तबीजी का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर कवरिंग होती है, बीज के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं आवृत्तबीजी पादप, ठीक है। तो आवृत्तबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म। तो जो भी आवृत्तबीजी पादप होते हैं इनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। हालांकि ओवरऑल संसार में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रजातियां है वो आपको इन्हीं की देखने को मिलती है। आप देखेंगे आवृत्तबीजी पौधे ही ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर स्पष्ट रूप से आपको पुष्प देखने को मिलेगा, स्पष्ट रूप से आपको फल देखने को मिलेगा, बीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनने वाले जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें, पुष्पीय पौधों में मुख्यतः आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पौधे ही आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि ये पुष्पीय पौधे होते हैं, पहली चीज। चलिए इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो ये पौधे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के आवासों, जैसे जलीय आवासों में पाए जाएंगे, इसके अलावा स्थलीय आवासों में, मरुद्भिद आदि आवासों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जगहों में आपको आवृत्तबीजी पादप दिखाई देते हैं। जहां पे ज्यादा मात्रा में जल उपस्थित है वहां पर भी आवृत्तबीजी पादप आपको देखने को मिलेंगे। स्थल में भी, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एरिया होती है, स्थलीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहां पर भी ज्यादा मात्रा में आवृत्तबीजी आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसी जगहों में जहां पानी की कमी होती है या कम पानी वाले जगहों पर भी आवृत्तबीजी पादप आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जगहों में, अलग अलग प्रकार के आवासों में ये पौधे जो हैं पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, ये आप देखेंगे जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त होती है, ठीक है। जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त होती है। स्पष्ट रूप से आप किसी भी आवृत्तबीजी पौधे को देख करके उसके पत्ती, उसके तने और उसके जड़ को देख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये जो पौधा होता है आवृत्तबीजी का पौधा, ये स्पष्ट रूप से जड़, तना व पत्ती में क्या होता है, विभक्त होता है।
यानी इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो किसी भी प्रकार से आप देखेंगे थैलस रूपी नहीं होती है, ये लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो इनकी संरचना में आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग सभी पार्ट दिखाई देते हैं। इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जैसे जाइलम व फ्लोएम जो है, ठीक है। और संवहन ऊतक जो पाए जाते हैं वो संवहन पूलों के रूप में पाए जाते हैं, यानी वैस्कुलर बंडल के रूप में पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार से कई सारे वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे और उन वैस्कुलर बंडल के अंदर फिर इस प्रकार से जाइलम व फ्लोएम पाए जाएंगे, ठीक है। उन वैस्कुलर बंडल के अंदर इस प्रकार से जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है भैया कि जाइलम व फ्लोएम जो है, यानी जो संवहन ऊतक होते हैं वो संवहन पूलों के रूप में पाए जाते हैं, यानी वैस्कुलर बंडल के अंदर पाए जाते हैं। वह जाइलम जो होता है, जाइलम के अंदर कई सारी वाहिकाएं भी नजर दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोएम में आपको सह कोशिकाएं भी नजर आती है। ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं आवृत्तबीजी पादपों की। इसके अलावा आप देखेंगे किसी भी आवृत्तबीजी पौधे में जो फ्लावर या पुष्प होता है वही जो है जनन अंग का कार्य करता है, ठीक है। पुष्प में ही जनन अंग उपस्थित होते हैं। आवृत्तबीजी पौधों की यह विशेषता है कि उनके पुष्प के अंदर ही जनन अंग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जिनमें आप देखेंगे जो पुंकेसर होता है। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में आप देखेंगे जो पुंकेसर होता है वो आपका नर जनन अंग का कार्य करता है, ठीक है। नर जनन अंग क्या कहलाता है? नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है, ठीक है, पुमंग। तो पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। उसी प्रकार जो मादा जनन अंग होता है, ठीक है, मादा जनन अंग होता है वो क्या कहलाता है? अंडप कहलाता है, ठीक है। तो अंडप क्या है? एक्चुअल में इकाई है, ठीक है। जो हमारा मादा जनन अंग होता है या मादा जनन अंग होता है वो कहलाता है जायांग। क्या कहलाता है? वो कहलाता है जायांग, ठीक है, जायांग कहलाता है। तो जायांग की जो यूनिट होती है यानी जो इकाई होती है वो कहलाती है क्या? जायांग की यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है? अंडप कहलाती है, यानी कि स्त्री केसर कहलाती है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पुष्प ही किसी भी पौधे के जनन अंग होते हैं, ठीक है। किसी भी आवृत्तबीजी पौधे में पुष्प ही जनन अंग होते हैं। पुष्प के अंदर ही नर व मादा जननांग जो है उपस्थित होते हैं। नर जननांग पुमंग कहलाता है, मादा जननांग जो है जायांग कहलाता है, ठीक है। पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है और जायांग की इकाई जो है अंडप या स्त्री केसर कहलाती है। इसके अलावा हालांकि हमने यहां पे आपको केवल 3 से 4 विशेषताएं प्रोवाइड कराई है, आप चाहें तो इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सवालों में हम चाहते तो आपको 20 से 25 विशेषताएं करा सकते थे, लेकिन आपको 3 से 4 मोस्ट जो विशेषताएं हैं वो आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका जो एग्जाम है क्लास 11 का, बोर्ड एग्जाम नहीं है पर जो आपका एग्जाम है एनुअल एग्जाम, उसके लिए आपको तैयार करके रखना है। फिर आवृत्तबीजी में आप लोग और कई सारे क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं, कई सारी विशेषताओं को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोग क्या लिख सकते हैं कि आवृत्तबीजी पौधों में परागण और निषेचन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं जो है पाई जाती है। फिर इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो बदल जाता है फल में, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं या बहुत सारे इंपॉर्टेंट लक्षण आप लोग लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, 4 से 5 इंपॉर्टेंट लक्षण आपसे जरूर बनना चाहिए। इसके बाद आ जाना है आपको अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने के कारण। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेढक को भैया हम एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग में क्यों रखते हैं, ठीक है। मेढक जो होता है इसको हम एम्फीबिया यानी कि उभयचर के अंतर्गत क्यों रखते हैं, क्यों रखा गया है मेढक को एम्फीबिया वर्ग में? तो एम्फीबिया वर्ग में ऐसे प्राणियों को रखा गया है जो जल व थल दोनों जगह में रह सकते हैं। एम्फीबिया का मतलब तो यही होता है, उभयचर का मतलब कि ऐसे प्राणी जो कि जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। तो आप देखेंगे कि एम्फीबिया वर्ग का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, उभयचर वर्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि इनका जो हृदय होता है, इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है, 3 कोष्ठीय होता है। तो किसी भी एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो 3 कोष्ठीय होता है। तो मेढक के हार्ट जो होते हैं इसमें भी 3 चैम्बर होते हैं, इसलिए मेढक को रख दिया गया किसमें? एम्फीबिया वर्ग में। तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि इनके हृदय में केवल 3 कोष्ठों का होना, और 3 कोष्ठ भैया हृदय के अंदर अगर 3 चैम्बर उपस्थित है, ठीक है, हृदय के अंदर अगर 3 चैम्बर इस प्रकार से उपस्थित हैं तो 3 चैम्बर में से आप देखेंगे कि तीनों चैम्बर जो होते हैं, ठीक है, तीनों चैम्बर जो है एम्फीबिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो एम्फीबिया के अंदर भी 3 चैम्बर होते हैं, तो मेढक के अंदर भी 3 चैम्बर देखे गए, तो मेढक को रख दिया गया एम्फीबिया वर्ग में। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि जो भी उभयचर पौधे होते हैं, जो भी एम्फीबियंस प्लांट होते हैं, उनमें बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? उनमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है कि निषेचन जो है शरीर के बाहर होता है। जैसे कि आप देखेंगे पानी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पानी के अंदर।
तो बाह्य निषेचन होता है, आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी आप देखेंगे किसी भी उभयचर के अंदर जो है आपको बाह्य निषेचन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बाह्य निषेचन होता है किसी भी उभयचर के अंदर। तो मेढक के अंदर भी क्या होता है? मेढक के अंदर भी बाह्य निषेचन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कारण है कि मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया। क्यों? क्योंकि इसमें बाह्य निषेचन होता है। फिर शरीर का असमतापी होना, ठीक है। इनका शरीर जो है, इनके शरीर का टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है। इनके शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक समान नहीं रहता है, मतलब टेम्परेचर इनका स्थिर नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये असमतापी जीव होते हैं, ठीक है। तो ये असमतापी जीव होते हैं, जैसे कि उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जीव आते हैं। तो उभयचर के जीव भी कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। बॉडी का टेम्परेचर एक समान हमेशा नहीं बना रहता है। उसी प्रकार मेढक के शरीर का तापमान भी हमेशा एक समान नहीं बना रहता है, इनका तापमान बदलता रहता है, जिस कारण से इनको हम असमतापी कहते हैं। तो ये असमतापी होते हैं, इनका शरीर असमतापी होता है, जिस कारण से इनको एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। अंडों को जल में ही देना, तो ये क्या करते हैं? अपने अंडों को जल में मुक्त करते हैं, इसीलिए इनको हम उभयचर वर्ग में रखते हैं। क्योंकि उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी हैं सभी के सभी अपने अंडे को पानी में ही क्या करते हैं? गिराते हैं, पानी में ही मोचित कर देते हैं, ठीक है। तो अंडों को जल में ही देना, अंडों को जल में कौन देता है? उभयचर। इसीलिए मेढक भी भैया क्या करता है? उभयचर के समान लक्षण दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको उभयचर वर्ग में रख दिया गया है। एक और है कि इनका शरीर ऐसा होता है कि जल व थल दोनों जगह रहने के लिए क्या होता है? अनुकूलित होता है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो त्वचा होती है वो चिकनी होती है, ग्रंथिमय होती है, जिस कारण से ये जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, यानी कि स्थल में भी रह सकते हैं। तो ये चार से पांच इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनको आपको याद रखना है कि मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। क्यों? तो ये सारे इंपॉर्टेंट कारण आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो व्हेल मछली है, कौन सी मछली? जो व्हेल मछली है, ठीक है। जैसे ब्लू व्हेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्लू व्हेल जो होता है वो संसार का सबसे विशालतम यानी कि सबसे बड़ा प्राणी जो है माना जाता है। तो व्हेल मछली जो होती है, व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। बाकी मछलियों को तो पिसीज अधिवर्ग में रख दिया गया, लेकिन अलग से जो व्हेल मछली थी इसको स्तनधारी वर्ग में यानी कि मैमेलिया वर्ग में रख दिया गया। तो इसके क्या कारण थे कि इसको मैमेलिया वर्ग में रखा गया? तो इसके कुछ लक्षण ऐसे थे जो कि मैमेलिया वर्ग के प्राणियों से मिलते जुलते थे, जिस कारण से इसको कहां रख दिया गया? मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है। तो व्हेल मछली की पहली विशेषता तो क्या है कि इसका जो हार्ट होता है, ठीक है। व्हेल मछली का जो हार्ट होता है भैया, ये होता है 4 चैम्बर वाला। कितने चैम्बर वाला? ये होता है 4 चैम्बर वाला, ठीक है। तो इसमें 2 तो आपको अलिंद दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? 2 आपको अलिंद दिखाई देंगे ऊपर, और 2 आपको क्या दिखाई देंगे? नीले दिखाई देंगे। तो सिंपल सी बात हमको ये समझ में आई कि जो मानव होता है, मानव चूंकि हम लोग आते हैं स्तनधारी में, तो मानव भी आता है स्तनधारी में, और सेम उसी प्रकार लक्षण जो है व्हेल मछली प्रदर्शित करती है। उसका हार्ट भी होता है 4 चैम्बर वाला। बाकी जितनी भी मछलियां होती है उनका हृदय जो होता है वो 2 कक्षीय होता है, यानी 2 कोष्ठ वाला होता है, 2 चैम्बर वाला होता है। लेकिन व्हेल मछली एक ऐसी मछली है जिसका हृदय जो है 4 कक्षीय होता है। तो जिस कारण से इसको रख दिया गया है भैया मैमेलिया वर्ग में। तो इनका हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, यानी 4 चैम्बर वाला होता है, जिस कारण से इसको रख दिया गया है स्तनी वर्ग में यानी कि मैमेलिया वर्ग में। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अंतः निषेचन का होना, यानी निषेचन जो है आंतरिक होता है। जैसे मानव में एज ए ह्यूमन आप बात करेंगे, किसी भी मानव के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, उसी प्रकार बाकी मछलियों में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। लेकिन जो व्हेल मछली होते हैं इसमें आंतरिक निषेचन होता है, जिस कारण से इसको हमने किसमें रख दिया? मैमेलिया वर्ग यानी कि स्तनी वर्ग के अंतर्गत हमने रख दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मादा होते हैं, मादा जो होते हैं, जितने भी व्हेल मछली हैं, इनकी जो मादाएं होती है ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती है। बाकी मछलियां आप लोग देखे होंगे अंडे देती हैं, लेकिन व्हेल मछली क्या होती है? व्हेल मछली एक ऐसी मछली है जो कि डायरेक्टली जो है पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती है। जैसे कि स्तनधारी वर्ग में आप लोग देखते हैं, स्तनधारी वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि जितने भी स्तनी वर्ग के प्राणी हैं वो सभी के सभी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि जरायु जो होते हैं। तो सेम उसी प्रकार आप देखेंगे कि व्हेल मछली भी एकदम से स्पष्ट रूप से विकसित रूप से शिशुओं को जन्म देती है, जिस कारण से इसको रख दिया गया मैमेलिया वर्ग में यानी कि स्तनी वर्ग में। क्यों? क्योंकि स्तनधारी के समान लक्षण व्यक्त कर रही है। जैसे स्तनी बच्चे को जन्म देते हैं उसी प्रकार से व्हेल मछली भी बच्चों को जन्म दे रही है। फिर इसमें आप देखेंगे चूसक युक्त स्तन ग्रंथियां जो है उपस्थित होती है। जैसे आप किसी भी स्तनधारी के अंदर देखेंगे, चाहे वो आपकी कोई भी स्तनधारी के अंदर अधिकतर जो फीमेल्स है उनके अंदर जो चूसक ग्रंथियां उपस्थित होती है जिसमें दूध का निर्माण होता है,
तो उसी प्रकार से इनके अंदर भी स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है। ये भी जैसे मादाएं जो होती है स्तनी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो अपने शिशुओं को दूध पिलाती है, उसी प्रकार से स्तनधारी में जो व्हेल मछली है ये भी सेम उसी प्रकार से स्पष्ट रूप से अपने शिशुओं को दूध पिलाती है। ठीक है, तो इनके अंदर भी स्तन ग्रंथियां जो है उपस्थित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है जिस कारण से व्हेल मछली को हम मैमेलिया वर्ग यानी कि स्तनी वर्ग में रखते हैं। तो स्तनी वर्ग में रखे जाने के कई सारे कारण हैं जिनको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके कि व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में रखे जाने के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण, जो उभयचर वर्ग है। ठीक है, जिसमें कि आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, जैसे आपके मेढक हो गया, हाइला हो गया, इसके अलावा आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं उभयचर के। ठीक है, तो एम्फीबिया यानी कि उभयचर जो वर्ग है। ठीक है, एम्फीबिया को हम और क्या बोलते हैं, तो एम्फीबिया को हम बोलते हैं उभयचर वर्ग। ठीक है, तो एम्फीबिया या उभयचर वर्ग के कौन कौन से इंपोर्टेंट फीचर हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट लक्षण है, वो आपको समझना है। सबसे पहली चीज कि ये जो होते हैं उभयचर होते हैं, यानी कि जल व थल दोनों जगह में रह सकते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता तो आपको समझ में आ गई कि एम्फीबिया मतलब दोनों जगह में रहने वाले, जल व थल दोनों जगह में रह लेने वाले प्राणी। ठीक है, ये कहलाते हैं एम्फीबिया। फिर इनकी त्वचा जो होती है वो नम होती है, चिकनी होती है और साथ ही साथ ग्रंथिमय युक्त होती है। ठीक है, जिस कारण से ये जल व थल दोनों में रह सकता है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या होगी कि इनकी त्वचा जो होती है नम होती है, चिकनी होती है और ग्रंथिमय होती है। फिर इसके बाद आप तीसरी विशेषता देखेंगे कि इनमें बाह्य कंकाल जो है नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप लोग मेढक का ही एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आपको बाह्य कंकाल किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, केवल और केवल अंतः कंकाल आपको दिखाई देंगे मेढक की संरचना के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे कि इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो त्वचा के द्वारा भी होती है और फेफड़ों के द्वारा भी होती है। ठीक है, जो वयस्क मेढक होते हैं उनके अंदर फेफड़ों के द्वारा होती है और जो मेढक के लार्वा वगैरह होते हैं उनमें आपको त्वचा के द्वारा जो है श्वसन की प्रक्रिया होती हुई दिखाई देती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो कान होते हैं, कानों के ऊपर इनके आप देखेंगे एक बाह्य झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, कानों के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। ये इंपोर्टेंट विशेषता है एम्फीबिया की। इसके अलावा अगर आप लोग और लिखना चाहते हैं तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। इनमें आप लोग लिख सकते हैं कि इनमें बाह्य निषेचन होता है, ये अंडे देते हैं। तो ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं उभयचर की जिनको आप लोग लिख सकते हैं। पर आपको कम से कम 4 से 5 इंपोर्टेंट विशेषताएं या इंपोर्टेंट लक्षण जो है वो आपसे बनना चाहिए। तो ये आपके एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग के इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, रेप्टिलिया वर्ग में। रेप्टिलिया वर्ग को हम क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया वर्ग को हम बोलते हैं सरीसृप वर्ग। क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया वर्ग को हम बोलते हैं सरीसृप वर्ग। तो सरीसृप वर्ग के देखिए कौन कौन से इंपोर्टेंट लक्षण है वो आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि आप लोग जितने भी सरीसृप देखते हैं, चाहे आप लोग सांप देखेंगे या आप लोग छिपकली देखेंगे, जितने भी आप लोग एनिमल्स देखेंगे जो कि रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये रेंग कर चलने वाले यानी क्रीपिंग करके चलने वाले जो जीव होते हैं ये रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी रेंग करके चलने वाले या फिसलने वाले जो प्राणी होते हैं तो ये सभी के सभी किस में आते हैं, रेप्टिलिया वर्ग में। इसके अलावा बिलों में रहने वाले होते हैं। ठीक है, रेप्टिलिया वर्ग के अधिकतर प्राणी जो है बिलों में रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए सांप को ही देख लीजिए। ठीक है, जैसे सांप जो है फिसल करके गति करता है, ठीक है, क्रीपिंग करता है, तो आप देखेंगे कि सांप जो है बिलों में रहता है। तो रेप्टिलिया वर्ग के प्रमुख जो प्राणी होते हैं ये रेंग करके चलने वाले प्राणी होते हैं और कुछ प्राणी जो है बिल में रहने वाले होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि ये असमतापी होते हैं। ठीक है, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का जो टेम्परेचर होता है ये भी हमेशा समान नहीं रहता है, इनका टेम्परेचर भी असमतापी होता है, बदलता रहता है। और ये शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, शीत रुधिर वाले जो प्राणी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये शीत रुधिर वाले प्राणी होते हैं। फिर इसके बाद तीसरी विशेषता आप लोग क्या देखेंगे कि इनके शरीर पर कठोर सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, सल्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केल्स। तो आप लोग जैसे जितने भी सरीसृप के प्राणी हैं, चाहे वो आपके मगरमच्छ हो या आपके घड़ियाल हो जो कि विकसित सरीसृप होते हैं, तो विकसित सरीसृप जितने भी होते हैं उनमें आपको स्पष्ट रूप से सल्क दिखाई देता है। ठीक है, कठोर कवच दिखाई देता है। आप सांप के ऊपर भी देखेंगे तो आपको सल्क दिखाई देगा। ठीक है, कवच दिखाई देगा, चारों तरफ जो ऊपरी लेयर होती है सांप की वो स्केल्स होते हैं यानी कि सल्क होते हैं। ठीक है, जो कि उनके फिसलने में, सरकने में मदद करते हैं। तो इनकी त्वचा आप देखेंगे, इनके शरीर पर आपको कई प्रकार के कठोर सल्क दिखाई देते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे कि इनकी जो त्वचा होती है ये शुष्क होती है, साथ ही साथ ग्रंथि विहीन होती है। अभी मेढक में आपने देखा था कि इनकी त्वचा कैसी होती है, ग्रंथिमय होती है, तो वो उभयचर की विशेषता थी। रेप्टिलिया में आपको क्या दिखाई देगा कि जितने भी प्राणी हैं इनकी त्वचा ग्रंथिमय नहीं होती है, ठीक है। तो इनकी त्वचा जो है एकदम से शुष्क होती है और ये ग्रंथि विहीन होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ग्रंथि विहीन होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इनमें 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व, ठीक है, यानी कि कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि रेप्टिलिया वर्ग में कपालीय कोशिकाओं की या कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 12 जोड़ी, ठीक है। तो ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं रेप्टिलिया वर्ग के, जो कि आप लोगों को लिख लेना है। ये भी अंडे देते हैं, एक और लिख सकते हैं आप, ये अंडे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं आप लोग जो लिख सकते हैं। इनमें भी एक प्रकार से आप देखेंगे तो निषेचन होता है, तो कई अलग अलग प्रकार के आप लोग विशेषताओं को लिख सकते हैं। तो मेनली आपको 4 से 5 इंपोर्टेंट लक्षण या कैरेक्टर जो है तैयार कर लेना है। तो रेप्टिलिया वर्ग के इंपोर्टेंट कैरेक्टर आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण। तो पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो पक्षी वर्ग का सबसे पहला इंपोर्टेंट लक्षण तो क्या है कि भाई अगर पक्षी है तो पक्षियों का विशेष गुण होता है कि पक्षियां जो है उड़ती हैं, तो उड़ने के लिए इनके शरीर के अंदर पंख चाहिए, तो इनके शरीर के अंदर पंख उपस्थित होते हैं, इनके अंदर उड़ने की क्षमता होती है। तो पहली विशेषता तो आप यही लिखेंगे कि इनमें पंख पाए जाते हैं तथा इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। केवल कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में शुतुरमुर्ग देख सकते हैं, कीवी देख सकते हैं, कीवी जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो कीवी हो गया और शुतुरमुर्ग, ये कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं, उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मैक्सिमम जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर पंख पाए जाते हैं, उड़ने की क्षमता पाई जाती है, पंख पाए जाते हैं कीवी के अंदर और शुतुरमुर्ग के अंदर भी, लेकिन इनके अंदर उड़ने की क्षमता नहीं होती है। फिर पक्षी वर्ग का इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। स्तनधारी वर्ग का और पक्षी वर्ग की ये विशेषता है कि इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। और रेप्टिलिया वर्ग और उभयचर वर्ग, इनका जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है। कैसा होता है, 3 कोष्ठीय होता है, 3 चैम्बर वाला होता है, उभयचर का और रेप्टिलिया का। और पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के जो हार्ट होते हैं वो 4 चैम्बर वाले होते हैं। कुछ विकसित सरीसृप भी ऐसे होते हैं जिनका हृदय 4 कक्षीय होता है। जैसे आप लोग मगरमच्छ और आप लोग घड़ियाल देखते हैं तो उनका हृदय 4 कक्षीय होता है, क्योंकि ये विकसित सरीसृप हैं। तो जो विकसित सरीसृप हैं केवल उन्हीं का हार्ट जो है 4 चैम्बर वाला होता है, बाकी सभी सरीसृप और उभयचर का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है। जो पक्षी होते हैं इनका हृदय 4 कोष्ठों वाला होता है, जिसमें आपको 2 आलिंद दिखाई देते हैं और 2 आपको निलय दिखाई देते हैं, ठीक है। 2 आपको आर्टिकल और 2 आपको वेंट्रिकल जो है दिखाई देते हैं। फिर इनमें आप देखेंगे अंतः निषेचन होता है। जैसे मानव के अंदर आप लोगों को दिखाई देता है आंतरिक निषेचन, उसी प्रकार से पक्षियों के अंदर भी आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर इनमें भी आप देखेंगे कि 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। जैसे आपने अभी देखा किसमें, सरीसृप में आपने देखा, उभयचर में, इसके पहले आपने देखा किसमें, रेप्टिलिया वर्ग में, ठीक है। सरीसृप वर्ग में आपने देखा कि 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। सेम उसी प्रकार से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है किसके अंदर, पक्षी वर्ग के अंदर, ठीक है। तो ये विशेषता कॉमन हो गई रेप्टिलिया के लिए भी और आपके पक्षी वर्ग के लिए भी। फिर इसके बाद आप देखेंगे इनके जो जबड़े होते हैं, इनके जबड़े में दांत नहीं होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, इनके जबड़े में आपको दांत नहीं दिखाई देंगे। तो ये इंपोर्टेंट विशेषताएं हैं पक्षी वर्ग की। हालांकि इसके अलावा भी और कई सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, कि पक्षी भी क्या देते हैं, पक्षी भी मोस्टली जो है अंडे देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कई और विशेषताओं को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपसे 4 से 5 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बनना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराए हैं। तो ये सारे के सारे सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन जो हैं ये आपके ना केवल 2 अंकों के लिए इंपोर्टेंट है बल्कि 3 अंकों के लिए भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आप ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम 2 से 3 और वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे 2 और 3 अंकों वाली, जिसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसके अलावा भी हम लोग अभी आपके सामने 30 से 40 और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे 2 अंकों वाले, जिनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आएगी, जिसमें आपको 400 से 500 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को एक साथ कवर कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।